Yes, hello everyone. Very good afternoon, good evening, good morning to all of you, my dear students. So in our previous class, again, we have discussed the procedure, right? Cognizance हम पढ़ रहे थे. Cognizance के साथ हम inquiry पढ़ रहे थे. Inquiry के साथ हम stages पढ़ रहे थे कि कौन कौन से stages होते हैं, right? Okay. तो एक बार मैं आपको दोबारा से recap दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? राइट. तो ऑफेंस, मान लो एफआईआर हुई, एफआईआर, ठीक है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो, एफआईआर होता है सेक्शन 173 में. ओके, याद करते हुए चलना, एफआईआर 173. इन्वेस्टिगेशन होगा किसमें? सेक्शन 2L में. इन्वेस्टिगेशन 2L में है. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी, ठीक है. पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 193 में दे रखा है, राइट. तो जैसी पुलिस रिपोर्ट होगा तो उस पे कोर्ट क्या लेगा? कॉग्निजेंस लेगा. कॉग्निजेंस सेक्शन 210 में लेगा. और प्रिसाइज कौन से सेक्शन में होगा? 210 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी, राइट. क्योंकि पुलिस रिपोर्ट वाला है. कॉग्निजेंस के बाद क्या होता है? इशू ऑफ प्रोसेस. इशू ऑफ प्रोसेस कौन से सेक्शन में है? फटाफट से बताओ. हाँ हाँ, इशू ऑफ प्रोसेस. उसके साथ हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं. फिर हियरिंग ऑफ चार्ज है. सलोनी एब्सोल्युटली करेक्ट. 227, 227, 277, 277 थोड़ी है बेटा. इशू ऑफ प्रोसेस तो दूसरे उसमें है. जस्ट मिनट, लेट मी जस्ट चेक. 227 में है. यस, 227 है. 277 नहीं, 227. पहले 204 था, अब 227 है, ठीक है. उसके बाद हम डॉक्यूमेंट देते हैं. उसके बाद हियरिंग ऑन चार्ज. फिर इसके बाद या तो वो डिस्चार्ज होता है या तो चार्ज फ्रेम, राइट. तो द मोमेंट द चार्ज इज फ्रेम्ड द ट्रायल स्टार्ट्स. ठीक है मिस्टर अमित. बट अगर डिस्चार्ज रहा तो यहां से यहां तक का मैटर सिर्फ इंक्वायरी यही मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, है ना, कि अगर डिस्चार्ज कर दिया तो मतलब आपका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ. इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी हुई, बट ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ. ओके. क्योंकि अगर आप इंक्वायरी की बात करते हो, इंक्वायरी कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2K. जी में, हाँ, 2K में है. अब 2K कहता है इंक्वायरी. इंक्वायरी मीन्स दैट इज अदर देन द ट्रायल. ठीक है, राइट. 2K दैट इज अदर देन द ट्रायल, इंक्वायरी. तो यहां पर 3 स्टेजेस होते हैं जो मैंने आपको बताया था: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल. तो इन्वेस्टिगेशन ये है, इंक्वायरी ये है, और ट्रायल ये. 3 स्टेजेस, ठीक है, राइट. अब क्वेश्चन उठता है, कैन देयर बी ओवरलैपिंग बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल? कैन देयर बी ओवरलैपिंग बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल? बताओ, यस और नो. कुणाल बता दो. Can there be overlapping between inquiry and trial? सर
नो आइडिया सर। क्यों आइडिया क्यों नहीं बेटा? इंक्वायरी की डेफिनेशन क्या है, चलो ये बताओ। अदर देन अ ट्रायल सर, अभी तो। अदर देन द ट्रायल, तो इसका मतलब क्या कि ट्रायल के अलावा जो है वो इंक्वायरी हो सकता है। तो हाँ मतलब जी। क्या, इंक्वायरी और ट्रायल साथ साथ कभी हो ही नहीं सकता, हाँ, है ना? नहीं हो सकता। तो फिर ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, सिंपल। यस सर। आंसर मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। ओवरलैपिंग मतलब साथ साथ, कि इंक्वायरी भी चल रही है और ट्रायल भी चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो इंक्वायरी होगी या तो ट्रायल होगा। समझ में आया? तो ये काफी लाउड लाउड हो गया ना स्पीकर? ठीक है, स्पीकर सही है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो इंक्वायरी चल रही है अभी और ट्रायल भी स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। सो देयर कैन नॉट बी दिस ओवरलैपिंग, because section 2K, that is inquiry, it says other than the trial, है ना? राइट? तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकती ट्रायल और इंक्वायरी के बीच में। अब इसमें एक पॉइंट लिखो, राइट इट डाउन। देयर कैन नॉट बी ओवरलैपिंग between the stages, between the stages of inquiry and trial, as these are mutually exclusive, as these are mutually exclusive, full stop. Inquiry ends when trial begins. Okay, inquiry ends when trial begins. अब मेरा क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन, यहां तक समझ गए? इफ यस गिव मी अ थम्स अप। दीपांशी, कुणाल, प्रेक्षा, रूपल, सलोनी, शैली। कुणाल, रूपल, शैली, ठीक है। सलोनी एंड प्रेक्षा, दीपांशी, अमित, चिराग। गुड। क्वेश्चन मेरा ये है, can there be a overlapping can there be overlapping between investigation and inquiry? बताओ, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है? कि अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, इंक्वायरी भी चल रही है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। जैसे कि मान लो एफआईआर हुई, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। परीक्षा इनकरेक्ट, परीक्षा लिख रहा हूं मैंने। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। ओके, सो मान लो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कोर्ट, पुलिस ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी, राइट? और इस पुलिस रिपोर्ट पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस कहाँ पे लेगा अमित? है जो मैंने लिखा है ना? नहीं नहीं, ठीक, कोई बात। कॉग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने, तो यह कॉग्निजेंस ले लिया। बट पुलिस ऑफिसर चाहता है कि मैं थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करूं, 4-5 विटनेसेस रह गए हैं, उनको अभी इन्वेस्टिगेट करना बाकी है। तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कोई बात। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा है, तो ये ओवरलैपिंग हो रही है, राइट? फर्दर इन्वेस्टिगेशन का उसने यहाँ पे
उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करी थी उसकी उसने यहाँ रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो एक तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। तो क्या ये ओवरलैपिंग हो सकती है? ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, राइट। तो ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है ये अलाउड है सेक्शन 193 क्लॉज 9 में। 193 पुलिस रिपोर्ट की बात करता है, उसका क्लॉज 9, क्लॉज मतलब सबसेक्शन 9। ठीक है, तो वहां पर दे रखा है, अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बट वहां इसका जिक्र कर रखा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, राइट। फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पुलिस को लगता है कि और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कोर्ट पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मेरे को लगता है 4-5 और विटनेसेस हैं जो शायद अभी कनाडा में हैं, उनको आने में टाइम है, और उनको और विटनेस एग्जामिन करूंगा तो और एविडेंस मिल जाएंगे। बट उससे पहले मेरे को लगता है पुलिस रिपोर्ट काफी ज्यादा मैंने एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं जिसके बेसिस पे कोर्ट शायद कॉग्निजेंस ले लेगा। तो उसने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसके बाद वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है और कॉग्निजेंस ले लिया तो इंक्वायरी भी चल रहा है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया। यस, समझ में आया अमित? कोर्ट बोल सकता है, ऑर्डर कर सकता है कोर्ट। कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ कुछ और इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। राइट। हालांकि जब हम ये पढ़ेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, ये मैं आपको तब और अच्छे से समझाऊंगा। वहां पर पुलिस ऑफिसर परमिशन नहीं लेता कोर्ट की कि जज साहब मुझे और लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है। वो उसका अपना डिस्क्रिशन है, क्या इन्वेस्टिगेट करना है क्या नहीं करना है वो हर वक्त पुलिस ऑफिसर कोर्ट से नहीं पूछेगा। पुलिस के पास अटोनमी है, फ्रीडम है। राइट, अभी ये डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तो सबमिट करेगा ना वो हर बार। जब जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं उसकी रिपोर्ट बनाएगा, उसकी रिपोर्ट की वो एविडेंस के साथ कोर्ट में सबमिट करेगा। तो वो होगी 193 क्लॉज 9 में सबमिट। ठीक है, राइट। आगे बढ़े, इसमें एक पॉइंट लिखो। एट द स्टेज ऑफ सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन, at the stage of supplementary investigation, at the stage of supplementary investigation, the police report the police report has already been filed, and the inquiry has already and the inquiry has already begun, but still investigation but still investigation investigation is going on. This is where this is where the stage of investigation this is where the stage of investigation and inquiry overlap. ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। लिख लिया ना यहाँ तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेल मी, यू हैव रिटन इट? शैली, वाई लाफिंग? ओके, गलती से लिख होगा, थम्स अप दे दिया, ठीक है, इट्स ओके।
आगे चलते हैं। तो मान लो सपोज यहाँ पर एफआईआर हुआ, ठीक है। एफआईआर होगा तो इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा। अब पुलिस ऑफिसर को हर 15 दिन में, एवरी फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली होता है 14 दिन, ठीक है। एवरी फोर्टनाइटली हैव टू फाइल द रिपोर्ट to the magistrate. The report includes or contains that what he has done up till now. हर 14 दिन में, एवरी फोर्टनाइटली, पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट, ठीक है। कि भाई आपने क्या एक्शन लिया है अभी तक, दैट व्हाट ऑल एक्शन यू हैव टेकन। So that is an action taken report the police officer has to submit every fortnightly to the police office, to the court, ठीक है, राइट। और जब वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो इस ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा जहां पर उसको लगता है कि जितने उसने एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं, उसको लगता है कि जितने एविडेंस कलेक्ट करे हैं वो सफिशिएंट है फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, राइट। वो पुलिस ऑफिसर को तो लगेगा, पुलिस ऑफिसर ने सारा इन्वेस्टिगेशन करा और उसके बाद वो एक अपने स्टेज पर पहुंचेगा जहां पर उसको लगता है कि जितना भी उसने इन्वेस्टिगेशन करा है वो सफिशिएंट है फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट। तो वो मन बनाएगा कि भाई इतना काफी है रहेगा जिस पर कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, राइट। बट उसके साथ साथ उसको ये भी लग रहा है कि अगर उसने टाइमली सबमिट नहीं करा पुलिस रिपोर्ट तो फिर जो एक्यूज को हमने अरेस्ट करा है वो डिफॉल्ट बेल पे छूट सकता है। माइंड इट, डिफॉल्ट बेल, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। मैंने कई बार पहले जिक्र करा है, एक्स्ट्रा क्लासेस में जिक्र करा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डिफॉल्ट बेल से बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर को टाइमली पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो पुलिस रिपोर्ट वो तब सबमिट करेगा जब उसको लगता है कि सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, तो वो सबमिट कर देगा। बट उसको लगता है कि यार अभी भी कुछ ऐसे विटनेसेस हैं, ये ऐसी जगहें हैं जिनको मुझे सर्च करना है या विटनेसेस को एग्जामिन करना है, बट अभी इन अ मीन टाइम वो नहीं है। तो बेटर है मैं पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दूं और इस पे कोर्ट कॉल ले ले और मैं साइमल्टेनियसली क्या करूं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूं। सो दे ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का जो डिस्क्रिशन है दैट इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, राइट। ओके, तो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये काफी रहेगा तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दो। उसके साथ साथ उसको लगता है कि कुछ दो चार और विटनेसेस हैं जो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है बट इनको एग्जामिन करना जरूरी है, जिसकी टेस्टिमनी इज एसेंशियल फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। तो अगर मैं उनका वेट करूंगा तो फिर मैं लेट हो जाऊंगा पुलिस रिपोर्ट फाइल करने में। तो और मुझे लगता है ये एविडेंस काफी रहेंगे कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो बेटर है मैं पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देता हूँ और साथ के साथ कॉग्निजेंस, साथ के साथ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता रहता हूँ। सो आई विल बी मेंशनिंग इन माय पुलिस रिपोर्ट दैट आई विल फर्दर इन्वेस्टिगेट द केस, क्योंकि कोर्ट को तो बताना पड़ेगा ना मुझे कि भाई देखो मैंने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी है बट अभी और 4-5 लोग हैं जिसमें से चिराग है, अमित है, जिनको इंटेरोगेट करना बाकी है या फिर एग्जामिन करना बाकी है। तो फिर मैं उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ स्टेजेस इज पॉसिबल, ठीक है। इज इट क्लियर? तो जब ये मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगा उसका रिपोर्ट भी तो बनाऊंगा मैं कि जो विटनेसेस को मैंने एग्जामिन करा, तो वो जो रिपोर्ट बनाऊंगा उसको मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के साथ फाइल कर दूंगा। तो उसको बोलेंगे एडिशनल सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। ओके, यहाँ पे तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी। पुलिस रिपोर्ट के बाद साथ के साथ मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मान लो मैंने 4 विटनेसेस को एग्जामिन करा, तो उन्होंने क्या कहा उसकी रिपोर्ट लगानी पड़ेगी ना मुझे, राइट।
कोर्ट में तो सबमिट करनी पड़ेगी, तो दैट इज द एडिशनल रिपोर्ट। तो ये भी मेरी 193 क्लॉज 9 में सबमिट होगी। ओके, इज इट क्लियर? शैली कह रही सर जैसे आज पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई, देन मैजिस्ट्रेट के पास केस कब जाता है? शैली आप अनम्यूट करो बेटा। गुड इवनिंग सर। बेटा गुड इवनिंग, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ, आप मुझे बताना, एफआईआर हुई मान लो, ठीक है? यस सर। अब एफआईआर के बाद क्या होता है? सर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? सर थोड़ा गला खराब है। कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा? सर पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी। तो पुलिस रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट करोगे? सर कोर्ट में कोर्ट। सबमिट, है ना? तो यस सर। मैटर अब कोर्ट के पास गया यस और सर। यहाँ पर कॉग्निजेंस लेगा। बट बट जैसी एफआईआर फाइल होती है तो पुलिस ऑफिसर को एक अकरेंस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कोर्ट में, ओके सर। ताकि कोर्ट की नॉलेज में, ये हम आगे पढ़ाएंगे, ये मैं ओके सर। अच्छा तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जैसी एफआईआर फाइल होती है तो उसकी एक अकरेंस रिपोर्ट सबमिट होती है कोर्ट में। अकरेंस रिपोर्ट मतलब कॉपी ऑफ एफआईआर, हो गया, एफआईआर की कॉपी प्लस क्या होता है, एंडोर्समेंट कि मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ताकि हर एक कोर्ट को पता हो कि उसके एरिया में कितनी एफआईआर हुई और क्या चल रहा है, ताकि वो एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तो सबमिट करेगा। बट ऑफिशियली जाएगा जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी, उस पर फिर वो कॉग्निजेंस लेगा। ओके शैली? ओके सर। यस सर। ये वेरी, कंफ्यूजन था सर। अब क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। वेरी गुड, आगे बढ़े। लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, राइट इट डाउन। द स्टेजेस of investigation the stages of investigation comma inquiry and trial are distinct stages, are distinct stages. Full stop. And inquiry and trial and inquiry and trial are mutually exclusive, are mutually exclusive, whereas in the cases of supplementary investigation, whereas in the case of supplementary investigation and inquiry, supplementary investigation, the stage, इसको ऐसे लिखना, supplementary investigation, the stage of investigation, the stage of investigation and inquiry may overlap, full stop. Next para. However, there may be the proceedings, there may be the proceedings related to one category, related to one category which may take place during the stage
during the stage of another category full stop. For instance, in the investigation stage, the proceedings of inquiry the proceedings of inquiry the proceedings of inquiry by a judicial magistrate under section 178 under section 178. Okay. BNSS may takes place or at the stage of inquiry or at the stage of inquiry, the magistrate at the stage of inquiry, the magistrate may order the investigation under section may order the investigation under section 225 in complaint proceedings. ठीक है, right? 225 issue of process है. Alright, so basically अभी हमने ये डिस्कस करा है, अभी मैंने आपको ये बताया कि ओवरलैपिंग कब कब हो सकती है. तो इंक्वायरी और ट्रायल की तो नहीं हो सकती, बट अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की तो वो ओवरलैप हो सकता है इन द केस ऑफ सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन. और अगर हम इंक्वायरी की बात करें तो इंक्वायरी में भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है अंडर सेक्शन 225. ठीक है, राइट. इंक्वायरी मतलब वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, राइट. आगे चले, आगे चलते. देखो, एक और पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे. कैन देयर बी, जस्ट अ मिनट, ओके, मान लो एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको. कैन देयर बी अ केस वेयर investigation is there but no inquiry. क्या ऐसा कभी स्टेज आ सकता है कि इन्वेस्टिगेशन हुआ है बट इंक्वायरी नहीं हुआ? बताओ. इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी नहीं हुआ.
मेरे को नहीं अभी आइडिया, मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हुआ बट वो नहीं हुआ, क्या नाम है, इंक्वायरी नहीं हुआ। उस तक तो मैं पहुंचा ही नहीं अभी। परीक्षा says no sir, seems impossible. Okay परीक्षा, since परीक्षा says that it is impossible, what about you? आपको क्या लगता है? इन्वेस्टिगेशन हुआ बट इंक्वायरी नहीं हुआ। कुणाल बताओ बेटा, अनम्यूट करके बताओ। क्या ऐसा पॉसिबल है यस सर। कि इन इन्वेस्टिगेशन हुआ बट इंक्वायरी नहीं हुआ? बताओ क्या ये पॉसिबल है? नो सर। पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्यों? सर इन्वेस्टिगेशन तो मेनली एविडेंस वगैरह फाइंड करने के लिए होता है, हाँ, और इन इंक्वायरी जैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ के क्लैरिफाई करना कि जो वहां पे जहाँ पे क्राइम हुआ था वहीं पे हुआ था नहीं हुआ था। अच्छा, ओके। आप तो नहीं सर समझ, दोनों जरूरी है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना? क्या नाम है, जस्ट गिव मी मिनट। यस, देखो मैं समझाता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी नहीं हुआ, तो कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है? कैसे? अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड। चिराग, यही सेम चीज, वेरी गुड। परीक्षा, अनम्यूट करके आंसर करो बेटा, बता दो सबको। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, सर आई डोंट थिंक सो सर, इंक्वायरी तो होती ही है सर। मतलब इंक्वायरी मींस कॉग्निजेंस, तो सर कॉग्निजेंस तो होगा ही सर। अब ऐसे इन्वेस्टिगेशन खत्म करके सर ट्रायल भी नहीं शुरू हो सकता कि बेटा इन्वेस्टिगेशन हो गया। नहीं, आपने बोला कॉग्निजेंस तो होगा ही। यस सर, कॉग्निजेंस तो लेंगे ही सर कुछ ना कुछ पे। मतलब पुलिस रिपोर्ट हो गया सर, कंप्लेंट हो गया, तो सर उसी को तो इंक्वायरी बोलते कॉग्निजेंस लेने के बाद। आप ये दूसरी बार ले रहे हो ना हमारी क्लास? यस सर। सर सीआरपीसी, मतलब सीआरपीसी ली थी सर, बीएनएसएस तो फर्स्ट सीआरपीसी टाइम की है। ली थी ना? तो पहली बार ढंग से नहीं ली थी आपने? यस सर। आपने पहली बार ढंग से क्लास नहीं ली थी, प्रॉपरली? सर ली थी। क्योंकि आप ये आंसर कर रहे हो तो बेटा आपसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये ऐसा आंसर आप दोगे। सर। अब सुनना, इस बार ढंग से सुनना, ठीक है? यस सर। देखो, सबके लिए है ये। मान लो पुलिस रिपोर्ट, हाँ, मान लो एफआईआर हुई, ठीक है? एफआईआर होगी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। अब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो फिर वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा, राइट? ओके। अब जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी तो इस पर कोर्ट कॉग्निजेंस के लिए सोचेगा, राइट? सोचेगा, जरूरी नहीं है लेगा। एज परीक्षा है सेट की कॉग्निजेंस तो लेगा ही, जरूरी नहीं है बेटा। कॉग्निजेंस मैं तब लूंगा जब मेरे को लगता है प्राइमा फेसी केस मेड आउट है या नहीं। अगर मेड आउट नहीं है मैं कॉग्निजेंस नहीं लूंगा। चाहे आपके हिसाब से पुलिस ऑफिसर ने लिखा है कि भैया ये सारे चोर हैं, है ना? पुलिस ऑफिसर कहता है कि मेरे हिसाब से ये सारे, इन सब ने ऑफेंस करा है, मतलब चार्जशीट फाइल करी है। बट जो कोर्ट है, जो मैजिस्ट्रेट है, वो बाउंड थोड़ी उसके ओपिनियन से। वो तो पुलिस रिपोर्ट पढ़ेगा और फिर वो देखेगा कि मैं इस पे कॉग्निजेंस लूं या नहीं लूं, राइट? ओके परीक्षा से, ओके सर, यस सर, वेरी गुड।
तो यहां पर जब मैं कॉग्निजेंस के लिए जुडिशियल माइंड अप्लाई करा, दैट मीन्स व्हाट, द इंक्वायरी हैज स्टार्टेड, है ना? इंक्वायरी तो स्टार्ट हो गई, चाहे मैं कॉग्निजेंस लूं या नहीं लूं। इसका मतलब क्या, कि देर कैन नॉट बी सच सिचुएशन वेयर ओनली इन्वेस्टिगेशन इज देयर एंड नो इंक्वायरी। इंक्वायरी हमेशा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं जुडिशियल माइंड तो अप्लाई करूंगा ही ना। समझ में आया? देर विल बी स्लाइटेस्ट इंक्वायरी, देर विल बी स्लाइटेस्ट पार्ट ऑफ इंक्वायरी इन एवरी केस। अगर मान लो यहां पे जुडिशियल माइंड कहता है यस या फिर नो, राइट, नो कह दिया, तो नो कहने पे भी तो उसने जुडिशियल माइंड अप्लाई करा। तो जुडिशियल माइंड अप्लाई करना इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ऑफिसर करता है ना, मैजिस्ट्रेट थोड़ी करता है। मैजिस्ट्रेट तो ये सोच रहा है कि मैं इस पे कॉग्निजेंस संज्ञान लूं या नहीं लूं, अभी थिंक कर रहा है, ही इज थिंकिंग। So the moment he started thinking, the moment he started applying its judicial mind, it will be said that the cognizance has, it is a part of inquiry. Be it whether he takes cognizance or whether he refuses to take cognizance, it will be the part of inquiry. समझ में आया? My dear students, कुणाल ठीक है, शैली ठीक है, चिराग ठीक है, रूपल ठीक है, सलोनी, दीपांशी, अमित, अमित क्लियर हो गया? गुड, सलोनी ठीक है। So over here we can say that question, the can there be a case where investigation is there but no inquiry? The answer is no. There can never be such stage because there will always be a inquiry. ठीक है? अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इंक्वायरी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जुडिशियल माइंड अपना लगाएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड, तो इंक्वायरी स्टार्ट्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन, another question. Inquiry is done but no investigation. क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है? इंक्वायरी हो गई बट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। कैन देयर बी सच सिचुएशन? बता दो माय डियर स्टूडेंट्स, लर्नेड स्टूडेंट्स। इंक्वायरी का स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन का नहीं, फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। वही 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 तो बात है, डायरेक्ट इंक्वायरी कैसे हो सकती है? सर आपने बताया भी नहीं अभी तक, है ना? नहीं मैंने नहीं बताया। क्या डायरेक्ट डालोगे? किस चीज? ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो, फिर कॉग्निजेंस लेगा। कौन से सेक्शन में लेगा कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस? परीक्षा करेक्ट है। छड़ी का है मेरी छड़ी? 210 क्लॉज 1A एंड 1C, है ना? राइट, कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। मान लो कंप्लेंट फाइल करते हो, ठीक है? तो कंप्लेंट फाइल जब आप करते हो तो उस पर कॉग्निजेंस डायरेक्ट ले रहा है कोर्ट, राइट? ओके, तो मान लो आपने यहां पर कंप्लेंट फाइल करी, कंप्लेंट फाइल करी कोर्ट के सामने। कंप्लेंट होती है फाइल हमेशा सेक्शन 223 में, ठीक है? कंप्लेंट फाइल होती है 223 में, पहले होता था 200 में, अब 223 है। तो कंप्लेंट पे कोर्ट सोचेगा कि भाई मैं इस पे कॉग्निजेंस लूं या नहीं लूं, राइट? तो वो कॉग्निजेंस लेगा।
कॉग्निजेंस ले लिया उसने कौन से सेक्शन में, 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, राइट। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद उसको वो एग्जामिन करेगा, और अगर उसको सारी चीजें ठीक लगती हैं तो फिर वो इशू प्रोसेस कर देगा। इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अगर उसको सारी चीजें ठीक है, उसने कंप्लेंट प्रोसीडिंग करी, सारी चीजें ठीक लगती है, तो इशू ऑफ प्रोसेस कर देगा। इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है कि उसको बुलाया जाएगा 227 में, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे उसको, उसके बाद हियरिंग ऑफ चार्ज होगा, हियरिंग ऑन चार्ज, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट। अगर चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम, तो ट्रायल स्टार्ट। तो यहाँ ट्रायल है और इंक्वायरी है, बट देर इज नो इन्वेस्टिगेशन, तो ये स्टेज पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी आ गई। रूपल बता दो, आपको समझ में आया क्या बेटा? रूपल ठीक है। अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाहो तो हो सकता है इन्वॉल्वमेंट। यहां पर एक सेक्शन है 225, एक सेक्शन है 225, वहां आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो, ठीक है। 225 में आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो, कोर्ट को लगता है अगर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो करवाएगा, वरना नहीं करवाएगा, जो मैंने भी आपको लिखवाया था 225, है ना। आ रहा हूं मैं, उस पर भी आ रहा हूँ। यहाँ पे जो कंप्लेंट आपने फाइल करी है, कंप्लेंट में क्या होता है, चलो मैं आपको पहले ही बता दूं, तो आगे का पार्ट है, बट क्योंकि आपकी जिज्ञासा जागी है तो अदरवाइज नहीं समझ पाओगे, मैं आपको अभी समझा दूं। कंप्लेंट में मैं कंप्लेंट लेके गया कोर्ट के पास, मैं अकेला नहीं जाऊं, मैं अपने विटनेसेस को भी लेके जाऊं। तो जब मैं कंप्लेंट लेके गया 223 में, तो कोर्ट उसको देखेगा, और अगर कोर्ट ने मुझे एग्जामिन कर लिया और मेरे विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया, तो माना जाएगा कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। कोर्ट कभी भी ये नहीं लिखता आई एम टेकिंग कॉग्निजेंस, कोर्ट फर्दर प्रोसीड करता है। अगर फर्दर प्रोसीड कर लिया तो मतलब कॉग्निजेंस ले लिया। तो मुझे जब एग्जामिन करा, मेरे विटनेसेस को एग्जामिन करा, तो कोर्ट को पता चला हाँ जी ऐसी वारदात हुई है, जाओ एक्यूज को बुलाओ, इशू ऑफ प्रोसेस कर देगा। इशू ऑफ प्रोसेस में या तो सम्मन से बुलाया जाएगा या तो वारंट से बुलाया जाएगा। बट अगर कोर्ट को लगता है कि भाई आप दोनों लोगों को एग्जामिन कर लिया बट इतने ज्यादा सफिशिएंट नहीं पता चल रहा, इशू ऑफ प्रोसेस अभी मेरे को करना सही नहीं लग रहा, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दूंगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन 225 में है। मतलब डायरेक्ट कैसे कोई कंप्लेंट दे सकता है, जैसे कि कोर्ट चल रही है बीच हाँ? में नहीं, ये तो अलग चीज है ना बेटा, कंप्लेंट, मतलब फिर कैसे? ये डायरेक्ट आप कंप्लेंट लेके जा सकते हो कोर्ट में। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कोर्ट चला रहा हूँ आप एकदम से आगे जज साहब मेरी कंप्लेंट ले लो, नहीं, फाइलिंग काउंटर में होता है, फाइलिंग काउंटर में आप कंप्लेंट फाइल करते हो, प्रोसीजर होता है। हाँ, हाँ, समझ में आया, वेरी गुड हो गया। और कोई किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। तो ये मैंने अभी आपको एक स्टेज बताया कौन सा, कि जहां पे इंक्वायरी है बट देर इज नो इन्वेस्टिगेशन, राइट। देर कैन बी इंक्वायरी एंड ट्रायल बट नो इन्वेस्टिगेशन, पॉसिबिलिटी है, ऐसी जगह पे पॉसिबिलिटी होगी। कुणाल समझ में आ रहा है आपको? यस सर, यस सर। वेरी गुड, यू आर सो स्मार्ट। सलोनी, शैली, रूपल, प्रेक्षा, क्लियर है। अब एक और सिचुएशन मेरे को बताना, कैन देर बी अ सिचुएशन वेयर ओनली इन्वेस्टिगेशन इज देयर, ये तो अभी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कैन देर बी अ सिचुएशन वेयर investigation is there and trial is there and no inquiry? Only investigation
एंड ट्रायल। क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है? बताओ। ओनली इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, नो इंक्वायरी। सिचुएशन कब आ सकती है, बता दो कैसे? जैसे आपको पता है सभी तो कोई इन्वेस्टिगेशन तो है बट इंक्वायरी नहीं है, बट वहाँ पे थोड़ी बहुत इंक्वायरी होती है वहाँ पे। यहाँ पर इंक्वायरी नहीं है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। परीक्षा ओके, करेक्ट है। शायद पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल ही नहीं है, या पॉसिबल है? क्यों? कॉन्फिडेंस रहता है, उसको देखता है कि ये प्राइमरी स्किल बनना है कि बनना है। तो क्या आंसर है आपका? आपका आंसर क्या है? आप आंसर बताओ, बात मत घुमाओ। कुणाल आप आंसर बताओ। हो सकता है सर, पकड़े गए ना ये? यस कुणाल, आंसर बताओ आप। कैन देर बी पॉसिबिलिटी वेयर नो इंक्वायरी, ओनली इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल? नो सर। क्यों नहीं? सर व्हेन इंक्वायरी एंड्स, जब भी सर ट्रायल बिगन्स होती है, मतलब जब भी ट्रायल शुरू होती है, जब इंक्वायरी एंड होती आप है। ऑफलाइन हो बेटा, आप ऑफलाइन हो। ठीक आपको है। इतना ज्यादा मेरे को लगता है मैं आपको समझा पाऊंगा, है ना? आप ढंग से सुन नहीं रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। आपका रीजन ये है कि सर व्हेन इन्वेस्टिगेशन, व्हेन इंक्वायरी एंड्स देन ट्रायल स्टार्ट, राइट? आप ये कह रहे हो, बट ये रीजन यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं। अप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो कोर्ट को अगर आगे बढ़ना है तो कॉग्निजेंस तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो ट्रायल तक पहुंचेगा। और कॉग्निजेंस लेना इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी। तो आप इसको चिराग बता नहीं पा रहे थे ढंग से, राइट? तो अगर मैंने बिगना कॉग्निजेंस लिए ट्रायल स्टार्ट कर ही नहीं सकता। सो देयर कैन नेवर बी अ सिचुएशन वेयर ओनली इन्वेस्टिगेशन इज देयर एंड ओनली ट्रायल इज देयर एंड नो इंक्वायरी। तो ऐसा नहीं आएगा। इन बिना इंक्वायरी के तो ट्रायल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कॉग्निजेंस तो लेगा ही ना कोर्ट, हियरिंग तो करेगा ही ना चार्ज पर। ओके, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, अमित, अमित ठीक है, रूपल ठीक है, कुणाल ठीक है, परीक्षा ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल थ्री स्टेजेस। जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेजेस हो। तीनों मतलब इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड द ट्रायल। ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से गए हो, कैसे गए हो। आप एफआईआर के थ्रू गए हो तो तीनों स्टेजेस हो सकती है, या फिर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होगा। बट अगर आप कंप्लेंट के थ्रू गए हो तो फिर कम क्या होगा, इंक्वायरी और ट्रायल हो सकता है, बट उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है अगर कोर्ट चाहे तो। बट ऐसा कभी स्टेज नहीं आएगा जहां पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल हो और देर इज नो इंक्वायरी। ऐसा स्टेज नहीं आएगा, बिकॉज कॉग्निजेंस लेना इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी। क्लियर हो गया सबको? अब एक और क्वेश्चन। कभी कभार हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, आप डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती, एफआईआर होती है हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में। हालांकि मेरे को लगता है ये मैं आपको आगे बताऊं, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, वो अभी मैंने आपको बताया नहीं।
बट आपको, मेरे को लगता है आप सब इतने समझदार हो गए हो, आपको अभी थोड़ा सा बताऊंगा, आप समझ जाओगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहां पर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहां बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता, सिंपल। ठीक है, तो मतलब क्या, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस जो ग्रेव ऑफेंस है ना। नॉन कॉग्निजेबल छोटा ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो अरेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है बिना परमिशन के कोर्ट के। और नॉन कॉग्निजेबल में वो ना तो अरेस्ट कर सकता है ना तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है तो फिर वहां पर सेक्शन 174 BNSS कहता है क्या, कि आपको पहले आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी पुलिस ऑफिसर को, और उसके बाद परमिशन लेनी पड़ेगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से कि वो इन्वेस्टिगेट करे या ना करे। ठीक है, हालांकि ये बात की बात है। सो दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। तो स्टेजेस समझ में आ गए कि कौन से स्टेजेस क्या क्या होता है, ओवरलैपिंग समझ में आ गई स्टेजेस की। Yes. इज इट क्लियर? कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे माय डियर स्टूडेंट्स? जस्ट अ मिनट। So with this, we have completed your stages. Overall discussion related to investigation stage, complaint stage and inquiry stage. अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये कौन सा स्टेज कब स्टार्ट होता है, मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया होगा ब्रॉडली, है ना। अब उसके अंदर होता क्या है वो अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो 3 स्टेजेस है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन, जैसे पुलिस ऑफिसर FIR फाइल होगी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंक्वायरी, जैसी कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई करा वेदर टू टेक कॉग्निजेंस और नॉट, तो इंक्वायरी स्टार्ट। ट्रायल, द मोमेंट द चार्ज इज फ्रेम द ट्रायल स्टार्ट्स। ठीक है, तो पता चल गया कौन सा स्टेज कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है। वेरी गुड। अब हमें डिस्कस करना है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल केस और ऑफेंस या फिर नॉन कॉग्निजेबल केस और ऑफेंस। ठीक है, अब जो कॉग्निजेबल केस और ऑफेंस है, दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2G। ओके, नॉन कॉग्निजेबल केस और ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2O। ठीक है, राइट। और अगर वो कॉग्निजेबल केस है तो सेक्शन 150 नहीं, 150 नहीं, 175। और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है तो सेक्शन 174। नॉन कॉग्निजेबल में आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, कॉग्निजेबल में आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ये अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस। ठीक है, राइट। तो ये कुछ सेक्शंस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। टेक आउट सेक्शन 2G। 2G that is talking about cognizable offense. Okay, 2G. Sorry, where is the Where act? Let me just show you. हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओहो, 2G निकालो, 2G। Okay, I believe that it is visible to everyone. अब 2G कह रहा है cognizable case means an offense for which and cognizable case, यहाँ offense और यहाँ case, ठीक है, means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the timing in force, arrest without warrant. वही चीज जो मैंने आपको बताया, may arrest without warrant, कॉग्निजेबल ऑफेंस में या कॉग्निजेबल केस में। ठीक है,
तो कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास अधिकार है, राइट है कि वो चाहे तो अरेस्ट कर सकता है बिना अरेस्ट वारंट के, राइट। तो कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट विदाउट वारंट। फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे होते हैं कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है और कौन से नॉन कॉग्निजेबल है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है कि कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, कितनी पनिशमेंट है, वो शेड्यूल में दे रखा है, ठीक है, वेरी गुड। अब 2G में दे रखा है दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस और केस में पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। और अगर हम नॉन कॉग्निजेबल की बात करें, वो दे रखा है सेक्शन 2O में, सेक्शन 2O निकाल लो। कोई भी चेंज नहीं है इसमें और पुराने में, सेक्शन 2O, बस सेक्शंस का डिफरेंस है। इट सेज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस means an offense for which, and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. तो नॉन कॉग्निजेबल केस कौन सा, जहां पर पुलिस ऑफिसर के पास वो अथॉरिटी नहीं है बिना वारंट के कि वो अरेस्ट कर सके, राइट। नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर केस मतलब वेयर पुलिस ऑफिसर हैव नो अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, राइट। वारंटी मिलती है सर? कोर्ट देगा, उस पे आऊंगा मैं, अभी आऊंगा मैं उस पे। देखो, ऑफेंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो कॉग्निजेबल नेचर का होगा या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का होगा। अब वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये हमें स्केड्यूल में देखना है। वो स्केड्यूल बताता है कि वो किस नेचर का है, ठीक है, राइट। तो अगर वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है तो यहां पर नो अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। अगर वो कॉग्निजेबल नेचर का है, कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। इसका मतलब क्या कि आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, मतलब ये थोड़ा ग्रेव ऑफेंस है एज कंपेयर टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना, राइट। ये थोड़ा ग्रेव ऑफेंस है और ये लेस ग्रेव ऑफेंस है। ग्रेव मतलब हीनियस, ये लेस हीनियस है, वो मोर हीनियस है, राइट, लेस ग्रेव ऑफेंस। इज इट क्लियर? ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो हमें अगर आप इसका स्केड्यूल देखोगे, टेक आउट द स्केड्यूल, देखो। अब जैसे ये ऑफेंस की बात करते हो, सेक्शन 80 क्लॉज 2 डाउरी डेथ लिखा हुआ है। इम्प्रिजनमेंट इसमें कितना है, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ये कॉग्निजेबल नेचर का है, नॉन बेलेबल नेचर का है और कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। तो क्योंकि वो कॉग्निजेबल नेचर का है तो मतलब पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। बट उसी के साथ सेक्शन 81 देखूं,
यह लिखा है अ मैन बाय डिसीट कॉजिंग अ वुमन नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम to believe that she is lawfully married to him and to cohabit with him in that belief, imprisonment for 10 years and fine, but ये non cognizable nature का है। यहाँ पे imprisonment 10 साल तक का है और यहाँ पे imprisonment minimum 7 साल, but which may extend to 10 years, sorry, life imprisonment। but ये वाला offense non cognizable है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब यहाँ पर आप अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट वारंट, ठीक है, राइट। तो ये हमें स्केड्यूल बता रहा है। अब आगे और इसको पढ़ेंगे सेक्शंस को हम, कौन कौन से सेक्शंस है ये देख लो। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ मतलब बाइगैमी, राइट। तो ये नॉन कॉग्निजेबल है। इम्प्रिजमेंट फॉर 7 years तो है बट नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल कौन सा? जहां पर आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट के, ओके। बट अगर आप आगे देखोगे किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग अ वुमन टू कंपेल हर मैरिज, imprisonment for 10 years and fine, ये कॉग्निजेबल है, ठीक है। फर्दर कॉजिंग मिसकैरेज, imprisonment for 3 years और फाइन और बोथ, ये नॉन कॉग्निजेबल है। तो यहां पर हमें ये नहीं देखना कि जो ज्यादा बड़ा वाला पनिशमेंट है वो कॉग्निजेबल है और जो लेस पनिशमेंट है वो नॉन कॉग्निजेबल, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप ऊपर देखोगे, ये यहां पर देखो इम्प्रिजमेंट फॉर 2 years और फाइन और बोथ, ये नॉन कॉग्निजेबल है, इसमें बहुत थोड़ी पनिशमेंट है। बट इम्प्रिजमेंट अप टू 7 years एंड फाइन मतलब मिनिमम 7 साल तो है, ये भी नॉन कॉग्निजेबल दे रखा है। तो मतलब ये क्राइटेरिया तो फुलफिल कर ही नहीं रहा कि जो 3 साल से बड़े हैं वो कॉग्निजेबल हो जाएंगे और जो 3 साल से छोटे हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, राइट। यहाँ पे क्राइटेरिया हमें वो देखना है जो स्केड्यूल में दे रखा है। जो स्केड्यूल कह रहा है कि अगर स्केड्यूल कहता है कि ये कॉग्निजेबल है तो वो कॉग्निजेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पनिशमेंट। समझ में आ रहा है कितना ग्रेव? देखो अब जैसे इम्प्रिजमेंट फॉर 10 years एंड फाइन, 10 years तो बहुत बड़ा वाला ऑफेंस हो गया ना, बट ये भी नॉन कॉग्निजेबल है। यहाँ पे भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट के। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज उसका पनिशमेंट बहुत ज्यादा है इसलिए वो कॉग्निजेबल होगा, ऐसा कहना गलत है। वो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल है उसके लिए हमें देखना है क्या? स्केड्यूल। स्केड्यूल चेक करना है ना। स्केड्यूल में अगर डिक्लेयर कर रखा है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट के। बट अगर स्केड्यूल में दे रखा है कि वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, चाहे वो 10 साल क्यों ना हो पनिशमेंट, आप उसमें जो है उसको आप वो नहीं दे सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट के, क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल है। तो ये चीज समझ में आई? सर ऐसे नहीं ऑफेंस को देख के दिया बता रहे हैं। ऑफेंस को नहीं, हमें स्केड्यूल को देख के बताना है। हमें हमें राइट, ये तो लॉ बना रखा है ना। लॉ जो बनाया है उसको देखते हुए हमें चलना है। हम किसी भी ऐसी किसी ऑफेंस में सीधा अरेस्ट नहीं कर सकते। हमें देखना है कि वो ऑफेंस किस नेचर का है, और वो नेचर कौन बता रहा है? स्केड्यूल बता रहा है। स्केड्यूल में देखना पड़ेगा वो ऑफेंस, फिर उसका नेचर देखना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें हमें एक्ट करना होगा कि हम उसको अरेस्ट कर सकते या नहीं कर सकते। बट ये कह रहा है जो 3 साल से ऊपर वाले ऑफेंसेस हैं वो सारे कॉग्निजेबल हैं और जो 3 साल से छोटे ऑफेंसेस हैं वो सारे नॉन कॉग्निजेबल है, ये कहना गलत है। कहाँ पे बेटा? मतलब सर जिसके भी देर किसी और में जो कोर्ट ऑफ सेशन दे रखा है, हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो ये पनिशमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर इट इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। पनिशमेंट क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या है? स्केड्यूल। अगर स्केड्यूल में दे रखा है कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, चाहे 10 साल क्यों ना हो पनिशमेंट, तो वो नॉन कॉग्निजेबल होगा, उसमें एफआईआर नहीं हो सकती, ओके, राइट। पनिशमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज द स्केड्यूल।
क्योंकि यहाँ दो अलग अलग चीजें चल सकती हैं। अगर कॉग्निजेबल है तो एफआईआर होगी, अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो सिर्फ कंप्लेंट लिखी जाती है बाय पुलिस ऑफिसर, उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते आप। सेक्शन 174 लगता है, पढ़ेंगे वो। अब जो हम कल पढ़ेंगे ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि अब ऑफेंस जो आया उसके हम आगे क्या करके चलेंगे। तो ऑफेंस जब भी आता है हमें उसका नेचर देखना है कि किस नेचर का है, उसके लिए हमें स्केड्यूल रेफर करना पड़ेगा। स्केड्यूल जब रेफर करा तो पता चला वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर वो कॉग्निजेबल है तो मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूं अगर अरेस्ट की ग्राउंड्स बनते हैं तो, और अगर कॉग्निजेबल है तो मैं एफआईआर लूंगा। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है तो मैं एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लूंगा। ठीक है, जो कि कंप्लेंट होती है, वहां एफआईआर नहीं होती। और कंप्लेंट में सीधा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, मुझे परमिशन लेना पड़ेगा सेक्शन 174 में। तो ये सारी चीजें, अब ये जो प्रोसीजर है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कल, टुमारो, दो इट इज सैटरडे बट आई विल टेक इट। ठीक है, ओके, बोलो। पहले एफआईआर लिखी नहीं, एफआईआर तो हो चुकी होगी ना बेटा, तभी तो अरेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना अरेस्ट। ये बताऊंगा मैं अभी, अभी ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर कैसे हो सकती है। फोन पे बताने से एफआईआर होगी या मेरे को जाकर एफआईआर करवानी पड़ेगी, कौन सी इंफॉर्मेशन को आप एफआईआर मानोगे, क्या पहली इंफॉर्मेशन को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मानोगे या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को एफआईआर मानोगे। क्योंकि अगर पहली इंफॉर्मेशन को आप एफआईआर मानते हो तो उस पर क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन लगती है, बहुत सारी चीजें। कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें हैं, अभी थोड़ा easy, patience, right? Yes, Shelly, that also we will be conducting very soon. ठीक है Shelly? Okay, all right, very good. Kunal, you please wait. Okay, thank you everyone, God bless you. Tomorrow again we will have the class, right? Whether it is offline, I will be informing you in morning. ठीक है, कि अगर मैं ऑफलाइन लूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।